बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी आईटी एजुकेशन। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे CS 401 के ऊपर और आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 जो है ये आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम रिलेटिव एड्रेसिंग की बात करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम डेली जो है वो 1 से 2 लेक्चर्स को सामने रखते हुए जो है ना वो देखते चले जाएंगे। चूंकि हम हैंडआउट्स को फॉलो कर रहे थे तो इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम कौन से लेक्चर के ऊपर थे। तो आज हमारी बात स्टार्ट होगी रिलेटिव एड्रेसिंग के ऊपर कि रिलेटिव एड्रेसिंग जो है ये हमारे पास क्या होती है। अच्छा जी, दो किस्म की एड्रेसिंग होती है जी हमारे पास। एक होती है रिलेटिव एड्रेसिंग और एक होती है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। इन दोनों में फ़र्क इस तरह करके है कि रिलेटिव में हम हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। हम जब किसी रजिस्टर के अंदर कोई एड्रेस मूव करते हैं, अगर तो वो एड्रेस किसी मेमोरी लोकेशन का है और हमारा कंट्रोल एग्जैक्टली वहाँ पहुँच जाता है जो हमने एड्रेस पास किया होता है। जैसे यहाँ पर है, हमने लिखा JMP 0119, तो इससे मुराद ये है कि ये एक अनकंडीशनल जंप है। तो आपका जो कंट्रोल है ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा जो कि 0119 पे है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा एड्रेस करते हैं कि जो कोड सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है और वो उस सेगमेंट के अंदर ही रहता है, तो फिर उसे हम रिलेटिव एड्रेसिंग कहते हैं। मैं इसकी मिसाल ना आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, उसी से ही आपको इसकी समझ आएगी। फर्ज करें हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के सेगमेंट हैं। ये मेरे पास कोड सेगमेंट है, ये मेरे पास जो है, अच्छा जी, ये मेरे पास जो है ये डाटा सेगमेंट है, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास कोई और सेगमेंट भी मौजूद है, जैसे कोड सेगमेंट होता है, डाटा सेगमेंट होता है, और फर्ज करें मैं एक और बना लेता हूँ, ये मेरे पास स्टैक सेगमेंट है, ठीक है। अब इसका भी एक स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एक एड्रेस इसका है, यानी मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ और एक एड्रेस हमारे पास इसका है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर एक एड्रेस स्टार्टिंग इसका है और एक एड्रेस एंडिंग इसका है। एक स्टार्टिंग एड्रेस ये है और एक इसका एंडिंग एड्रेस ये है। और ये हमारे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर की हम वैल्यू बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को हम IP का नाम दे देते हैं कि ये रजिस्टर मेरे पास जो है ना ये मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। अब आप जब रजिस्टर के अंदर वैल्यू लोड करते हैं, आपने यहाँ पे एड्रेस लोड किया 0119। अब अगर तो ये एड्रेस आपकी मेमोरी के अंदर मौजूद है, जो भी फिजिकल एड्रेस है वो उसके ऊपर आपके कंट्रोल को मूव कर दिया। फर्ज करें कि ये वाला एड्रेस जो है ये 119 था और आपका पॉइंटर जो है वो यहाँ से मूव होके यहाँ चला गया, तो फिर तो है ये एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। और अगर आपने इसके अंदर मूव किया 0119, लेकिन ये आप इस तरह करके ड्रेसिंग कर रहे हैं कि आपके ये जो डाटा सेगमेंट था, इसके DX के पास जो है ना कुछ एड्रेस, इसका पहला एड्रेस मौजूद था और आपने उसके अंदर ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने उसे कहा जी कि मैं इसके अंदर ऐड करता हूं, आपने इसके अंदर ऐड कर दिया 0016। अब अगर तो ये एड्रेस, अब ध्यान से सुन लें, हर जो कोड सेगमेंट है, हर कोड सेगमेंट का एक आपके पास बेस एड्रेस है। ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसकी बेस है, जो इनके रिलेटिव रजिस्टर्स के पास स्टोर है। जो भी इनके रिलेटिव रजिस्टर्स हैं, अगर ये डाटा सेगमेंट है तो डाटा सेगमेंट के रजिस्टर के पास मौजूद है, ये सबका बेस एड्रेस है। अगर आपका एड्रेस बेस एड्रेस से आगे जमा होके कैलकुलेट होता है तो ये रिलेटिव एड्रेस है। आपने 0016 को दिया, 0016 इस बेस के अंदर जमा हुआ और आप पहुंच गए यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इस बाइट का जो असल एड्रेस है ना, इसका असल नाम कुछ और है, लेकिन आप बेस को जमा करके यहाँ पहुंचे हैं या बेस को माइनस करके कहीं पहुंचे हैं, तो उस सूरत में ये आपका कहलाता है रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिकली कोई एड्रेस देते हैं अपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को, अपने स्टैक पॉइंटर को, जो एड्रेस जो है वो मूव कर जाता है आपके, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना वो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है। और ये आपके सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट को समझना भी आपके लिए जरूरी है
इसका नाम हम डाटा सेगमेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोड सेगमेंट है और ये हमारा जो है वो स्टैक सेगमेंट है, ये इसको हमने स्टैक का नाम दिया हुआ है। यहां तक बात। अब आ गया अगला सवाल। अब इसी डायग्राम पे बेस करता है हमारा अगला सवाल। अब ये जो एग्जांपल इसने दी है, उसने कहा जंप 0119 आपने दिया, ये लोकेशन, अब इसके अंदर लोकेशन है 0119 कंटेन्स द ओरिजिनल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये ओरिजिनल एड्रेस है हमारे प्रोग्राम का कि हमारी पहली इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी हुई है। और ये अनकंडीशनल जंप है, इसका मतलब क्या है कि आपका ऊप कोड जो है ना ये डायरेक्टली इस एड्रेस पे चला जाएगा। दिस इज एन एब्सोल्यूट एड्रेस। उसके बाद आपने लिखा F2 1600, 1600 इसमें से F2 जो है ये आपका ऑप कोड है, आपका जो ऑपरेंड है, जो वैल्यू है वो 1600 है। जब हम इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे ऑर्डर में तो ये 0016 है, यानी ये शो आपको डिबगर 1600 करवाता है, लेकिन एक्चुअली ये 0016 होता है। अब 0016 एड्रेस नहीं हो सकता, ये एब्सोल्यूट एड्रेस जो होता है ये बड़ा एड्रेस होता है। तो अब आप देखें ये एड्रेस जो है वो 0119 के अंदर जो है ना वो जमा होगा, जमा होके जहां आप लेके जाना चाहते हैं आपके कंट्रोल को वो वहां ले जाएगा। हमारा पहला एड्रेस था 0103, इसके अंदर आप 16 को जमा करें तो ये 0119 बन जाएगा। तो ये खुद ब खुद जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन को 119 के ऊपर ले आएगा। जो एड्रेस जमा या तफरीक होता है अपने सेगमेंट के बेस में या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बेस में या किसी भी बेस या आप कह लें किसी भी इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर एड्रेस के अंदर जमा होके आगे की तरफ मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये रिलेटिव एड्रेस है। अब उसके बाद आ गया जंप। हमारे पास है टाइप्स ऑफ जंप, तीन किस्म के जंप्स हैं जो आमतौर पे हम अपने प्रोग्राम में लेते हैं। एक शॉर्ट जंप है, एक नियर जंप है, फार जंप है। मैंने यहां से इसको लिखा तो हुआ है, आप यहां से इसको दोबारा से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको गूगल करके इसे दिखाता हूं। असल में गूगल के ऊपर मुझे इसका सही आंसर मिला जो ज्यादा क्लियर था यहाँ जो लिखा हुआ है ना उससे। तो वो मैंने कैसे देखा, ये देखें जी। मैं गूगल में गया और मैंने इसे कहा जी कि नियर जंप क्या होता है, तो उसने साफ जवाब दे दिया मुझे कि नियर जंप क्या है, ए जंप टू एन इंस्ट्रक्शन विद इन द करंट कोड सेगमेंट। तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारा नियर जंप है। यानी अगर आप यहां से इसके अंदर, यहां से आगे, यहां से पीछे, अगर तो आप इसी सेगमेंट के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस को जंप करवा रहे हैं, विद इन अ कोड सेगमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नियर जंप। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने जब नियर जंप को देखा तो उसके फौरन बाद ही मुझे फार जंप भी इसके अंदर एज अ क्वेश्चन आ गया। मैंने फार जंप को ओपन कर लिया। फार जंप को अगर हम देखें तो जंप टू एन इंस्ट्रक्शन लोकेटेड इन डिफरेंट सेगमेंट। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन, आपका इस वक्त पॉइंटर जो है वो कोड सेगमेंट में है और आपने इसके अंदर कोई ऑफसेट जमा किया और आपने जंप करवाया अपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को, लेकिन आप किसी दूसरे सेगमेंट के अंदर अगर चले गए हैं, तो ये जो जंप है ये हमारे पास कहलाएगा फार जंप। ये इसका तरीकाकार है। लेकिन प्रिविलेजेस वगैरह की सेटिंग वही होती है जो होती है। इसे बाज़ औक़ात ना इंटर सेगमेंट जंप का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के ऊपर जो है ना वो जाके जंप कर रहा होता है। अब नियर की भी समझ आ गई, जो विद इन सेगमेंट है ये फार है। तो शॉर्ट फिर इसके अंदर क्या है? शॉर्ट जंप जो है ये सेम मॉड्यूल के अंदर होता है या इंट्रा मॉड्यूलर भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि ये 127 बाइट्स तक जो है ना वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करता है। एक बात तो ये ज़हन में रख लें कि शॉर्टर जंप जो है ये रिलेटिव जंपिंग करता है, ये एब्सोल्यूट जंपिंग नहीं करता। नियर जंप जो है उसमें एब्सोल्यूट एड्रेस भी हो सकता है, फार जंप में भी एब्सोल्यूट एड्रेस हो सकता है, लेकिन जो शॉर्ट जंप है ये हमेशा, जब आप इसे देंगे कि जी इस इंस्ट्रक्शन से आप जंप करके दूसरी इंस्ट्रक्शन में चले जाओ, तो नंबर 1 तो वो 127 बाइट से ज्यादा बड़ा जंप नहीं ले सकता। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि ये एक रिलेटिव होगा। फिर मैंने एक क्वेश्चन देखा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड नियर, तो ये देखें क्लियरली लिखा हुआ है शॉर्ट जंप जो है ये रिलेटिव है
और इसी तरह इट इज इनकोडेड बाय 2 बाइट्स। ये 2 बाइट का होता है। 2 बाइट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो सॉरी, तो वो आपके पास प्लस या नेगेटिव होगी आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर, और ये अलाउ करेगा आपको करंट सेगमेंट के अंदर भी, और ये करंट सेगमेंट से बाहर भी जा सकता है, लेकिन इट विल मूव रिलेटिवली, नॉट एब्सोल्युटली। ये इसमें और दूसरों में फर्क है। इस लेक्चर की जो आखिरी एग्जाम्पल है वो है सॉर्टिंग की एग्जाम्पल। इसको सिर्फ आपने समझना ही है। इसमें असल में बेसिकली ये एक कोड और एक प्रोग्राम लिख के दिखाया है, ताकि आपको पिछला जितना भी काम उसने अब तक करवाया है ना, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जंप के बारे में बताई हैं, मूव के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, एडिशन, ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। क्योंकि सॉर्टिंग एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सॉर्टिंग के अंदर आप कंपेयर भी करते हैं वैल्यूज को, उसके बाद उन वैल्यूज को कंपेयर करके आप नेक्स्ट वैल्यूज पे भी जाते हैं, यानी जंप भी आप इसमें कर रहे होते हैं, कंपैरिजन भी आप इसमें कर रहे होते हैं, और फिर आप वैल्यूज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह वैल्यूज को आप स्वैप भी करते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो इस प्रोग्राम के कोड के अंदर हमें देखेंगे जंप स्टार्ट या अनकंडीशनल जंप की एग्जांपल है हमारे पास। ये हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी है। ये हमने स्वैप के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी कि जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में रखते हैं, दूसरे की पहले में रखते हैं, तो वहां पर हम दरमियान में एक टेम्परेरी वेरिएबल को यूज करते हैं। तो ये वही सिंपल सी एग्जांपल है, सिर्फ असेंबली में लिखी हुई है कि हमारे पास सॉर्टिंग जो है ये बेसिकली होती क्या है। सॉर्टिंग के अंदर फर्ज करेंगे 60, 55, 45 और 68 है। सबसे पहले ये दो वैल्यूज को चेक करता है और देखता है जी 60 जो है ये 55 से बड़ा है। जब अगर बड़ा हो तो इसका मतलब है कि हमने 55 को इधर लेके आना है, 60 को इधर लेके जाना है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे स्वैपिंग भी होनी है और स्वैप फ्लैग जो है इसने ऑन होना है। फिर आगे आ जाएं तो फिर 60 को 45 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि स्वैप भी होनी है, चूंकि 45 जो है ये 60 जो है ये बिलो भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है 45 के, लिहाजा इसमें भी स्वैपिंग होगी। जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी स्वैपिंग होती है। ये एक एक पूरी लूप चलेगी। उसके बाद दूसरी लूप के अंदर अगर आप देखें तो 55 और 45 है, यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी, लेकिन 55 और 58 में स्वैपिंग नहीं होगी, चूंकि 55 जो है वो ऑलरेडी जो है वो स्मॉल है 58 से, ये स्वैप नहीं होगा, लेकिन ये आगे मूव कर जाएगा। अब ये 58 और 60 के दरमियान जो है ना कंपैरिजन होगा। तो इस कोड को समझाने का मकसद सिर्फ यही है। ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी गई है, हो सकता है पेपर में इससे रेलेवेंट कोई कोड आ जाए, लेकिन ये सिंपल एक प्रैक्टिस एग्जांपल है कि अब तक हमने जंप्स के बारे में पढ़ा, मूव के बारे में पढ़ा, कंपेयर के बारे में पढ़ा, तो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम यहां पर इस्तेमाल होता देख रहे हैं। मैं इस कोड को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं जी। हमने bx के रजिस्टर के अंदर 0 को मूव किया। उसके बाद हमने स्वैप का जो रजिस्टर है इसके अंदर भी हमने 0 को मूव किया, और उसके बाद हमने लूप 1 में आ गए। हमने ax के अंदर क्या किया कि डाटा प्लस bx, डाटा हमारे पास जो है वो 60 है। देखें जी ये 60 लिखा हुआ है डाटा, तो इसका मतलब क्या है, bx की वैल्यू इस वक्त 0 है, डाटा प्लस 60 से मुराद कि हम ये पहली वैल्यू के ऊपर आ गए हैं। उसके बाद हमने इसे कंपेयर कैसे किया, हमने जो ax के अंदर जो है ना वो 60 को लोड कर लिया। यहाँ पे ये देखें, हम पहली वैल्यू को ax में लोड करेंगे, alx में 60 आ गया। अब इसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे अगली वैल्यू से। अगली वैल्यू कैसे रेफर करेंगे, सिंपली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है, तो इसका मतलब है वैल्यू स्टोर्ड एट दिस एड्रेस, वैल्यू स्टोर्ड एट दिस एड्रेस। मतलब सबसे पहले डाटा, डाटा से मुराद है ये वाला लेबल जो है, उसके अंदर bx, bx से मुराद है 0 और +2 से मुराद है 2 बाइट ऐड कर दो। तो ये वाला जो एड्रेस है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें 55 का एड्रेस दे देगा। लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या करेगी, 60 और 55 को कंपेयर करेगी। इसने इसे कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपको पता है कि कंपैरिजन में क्या होता है, हम सीएमपी को पढ़ के आए हैं कि सोर्स को डेस्टिनेशन में से माइनस किया जाता है। सोर्स को डेस्टिनेशन में से माइनस करेंगे और अगर ये इक्वल होंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। हम
उसके बाद हमने जो खास किस्म का जंप यूज किया वो कौन सा है, JBA, जंप इफ नॉट बिलो आर इक्वल। अगर ये बिलो भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो तुम मूव कर जाओ नो स्वैप के ऊपर। तो यहां से ये डायरेक्टली मूव करेगा इस प्रोसीजर के ऊपर। यहां आके ये क्या करेगा, BX के अंदर 2 को ऐड कर देगा, कंपैरिजन के अंदर जो है चेक करेगा कि BX 18 तक तो नहीं गया। अब ये 18 हमारे पास क्या है, 18 हमारे पास इस इंडेक्स का लास्ट, इस एरे का लास्ट इंडेक्स है। जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं और दो दो बाइट में ये वैल्यूज स्टोर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका एड्रेस जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका एड्रेस 4 से, इसका 6 से, 8 10 12 14 16 और 18। हम 18 एलिमेंट तक जो है ना हमने मूव करना है सॉर्टिंग के अंदर। सॉर्टिंग के अंदर हम लास्ट को मूव हम नहीं करते, हम यानी पहली को दूसरी के साथ, फिर पहली को तीसरी के साथ, इस तरह हम मूव कर रहे होते हैं ना। तो इसलिए हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इससे आगे नहीं जाना। तो ये लूप हमारी 18 तक ही चलेगी। यहां पर हमने चेक किया कि हम 18 तक तो नहीं पहुंच गए। अगर हम नहीं पहुंचे और जंप नॉट इक्वल तो हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। यानी नो स्वैप के अंदर सिर्फ ये होगा कि आपका जो BX के अंदर 2 मजीद ऐड हो जाएगा। यानी इसको और इसको अगर आपने स्वैप नहीं करना तो इसका मतलब है अब आप इसे अगले इंडेक्स के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। तो यही काम यहाँ पे हमने BX के अंदर 2 का इजाफा कर दिया, वापस ये लूप 1 पे आ जाएगा। फिर उसी तरह 30 18 तक ही जाना है। अगर आप कंपैरिजन करके देखें जरा, आपके पास 5 वैल्यूज हैं, आप 5 को कंपैरिजन करें तो आपका पास कहां तक चलेगा, पहली को दूसरी के साथ, दूसरी पहली को तीसरी के साथ, पहली को चौथी के साथ, पहली को पांचवी के साथ करेंगे। ठीक है, फिर आप दूसरी को करेंगे पांचवी तक, फिर आप तीसरी को करेंगे पांचवी तक, फिर आप चौथी को करेंगे पांचवी तक। समझ आ रही है ना। तो जिसको आपने कंपेयर करना है वो 1 लेस देन टोटल होगा, ये जेन में रखना है। जब आप चौथे को पांचवें के साथ करेंगे ना तो फिर आप ये नहीं करेंगे कि आप पांचवें को पांचवें के साथ करेंगे। ठीक है ना। तो जिस जो हमने AX के अंदर वैल्यू रखनी है ना वो तो एक पिछली वैल्यू ही होगी ना, तो वो आखिरी के साथ हमारी कंपेयर हो जाएगी। तो इसलिए इसको जो है ना वो 18 रखा हुआ है उसने। ठीक है जी। तो ये सिंपली ये हमारे पास एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम देखें कंपेयर भी यूज हो रहा है, JBE भी यूज हो रहा है, सिंपल सी इसकी लॉजिक भी है। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप सॉर्टिंग के प्रोसेस को समझ के इस कोड को थोड़ा सा जिस तरह मैंने एलैबोरेट कर दिया आप समझेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और ये समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। बाकी चूंकि हमें पता है कि बीइंग द स्टूडेंट हमने इसको लिखना नहीं है या चलाना नहीं है या कभी यूज नहीं करना या आपकी ये डोमेन में नहीं आता तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये लिखे हुए की तो कम से कम समझ आनी चाहिए। नहीं, पेपर में कभी कभी कोड आता है, ये नहीं कि नहीं आता, एक आध प्रोग्राम आता है। वो इस लेवल का जो छोटा सा प्रोग्राम होता है ना ये आ जाता है वहां पे लिखने के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है अगर आप इसको इसकी कोडिंग को समझ लेना तो जब आप इसको लिखेंगे ना तो अगर 100% भी सही नहीं लिखा गया तो 70-80% आप लिख लेंगे। आप इनके स्टेप्स को समझ लेना ये देखें ना, ये हर किसी में आना है, यहाँ तक जंप तक ये आपने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ से आपने स्टार्ट ले लिया, ये आपकी लूप है। ठीक है, और ये लूप जब खत्म होगी तो फिर आप इस वाली जगह पे पहुंचेंगे। ये वाला पोर्शन उस वक्त चलना है जब तक आप इसको सॉर्ट नहीं कर लेते। जब आप सॉर्ट कर लेंगे तो उस वक्त ये सेकंड एलिमेंट की तरफ जाएगा। तो ये मतलब इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए तो है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अगर इसको समझ लेंगे, देखें ना अगर आपको पता ही नहीं है कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है फिर तो आप नहीं ना वहां पे लिख सकते। लेकिन अगर आपको अंदाजा है कंपेयर का और जंप्स का और मूव का तो फिर आप अपना कोड वहां पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं जो आपको 100% नहीं तो कम से कम मतलब 10 नंबर का भी अगर क्वेश्चन होगा तो 6-7 मार्क्स तो देगा ना वो आपको। ये जो हम स्वैप में जब भी मूव करते हैं तो पहले बाइट लिखते हैं, लिखते हैं ना ये बाइट, ये एक किस्म की कास्टिंग है जो हम कर रहे हैं।
वो जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, कि भाई इस वेरिएबल को आपने सिंगल बाइट में स्टोर करना है, क्योंकि हमने इसको सिंगल बाइट वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर किया हुआ है, हमने इसको वर्ड टाइप का नहीं किया हुआ, ये तो सारे 2 बाइट्स के हैं ना, लेकिन ये सिंगल बाइट का हमारा लेबल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको सी प्लस प्लस याद नहीं है, जब हम डबल को करते हैं तो हम ब्रैकेट में इंट नहीं लिख देते, या ब्रैकेट में फ्लोट लिखते हैं, तो बेसिकली ये जो लिख रहे हैं ना मूव, असल में तो ये इंस्ट्रक्शन है, 0 मूव कर दो स्वैप में, लेकिन बाइट लिखने का क्या मतलब है कि इस स्वैप को एज अ बाइट वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है ना, ये इसका मकसद है। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई जी। तो ये सिंपल सा कोड है जी, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दी है, ये सारी डिटेल इसकी वही है जो हमने डिस्कस की है, ठीक है जी। अब आप इसको देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 10 से शुरू करेंगे, बिट मैनिपुलेशन, ये अहम है। इसके अंदर सिंगल बिट्स को हमने किस तरह से यूज करना है, चैप्टर नंबर 4 जो है जी।